नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज भरतपुर। आज आप लोगों के लिए हम अल्कोहल फिनॉल चैप्टर का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। यह है ईथर। क्योंकि अल्कोहल पहले समाप्त हो गया था, फिर फिनॉल समाप्त हो गया, अब ईथर इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ईथर। ठीक है, हम कैसे जानते हैं कौन सा पदार्थ ईथर है? जो बच्चे कभी ईथर के बारे में नहीं जाना है या 11th में जो IUPAC नाम पढ़ाया गया है, हो सकता है उनके याद ना हो या नहीं पढ़ा हो, तो उनको सबसे पहले हम ईथर से अवगत कराएंगे। ईथर क्या है, कैसे पहचानते हैं कोई पदार्थ ईथर है? तो उसकी एक बहुत सामान्य सूत्र है। इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र ROR, यानी कि एक एल्किल ग्रुप, एक ऑक्सीजन परमाणु और बीच में एक और एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र है। अब इसमें जैसे हम एल्किल समूह में R क्या है? R एक एल्किल समूह है। R एक क्या है? एल्किल समूह। अब इस एल्किल समूह में जैसे सपोज हम अगर CH3 लिख दे, CH3OCH3, इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। ठीक है, अगर इसको IUPAC बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसको IUPAC में इसको कहेंगे ऑक्सो। तो अब दोनों तरफ बराबर है तो किसी भी समूह के साथ में ऑक्सो जोड़ दे, है ना? मेथॉक्सी मेथेन, है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। सपोज अगर हम इस प्रकार के मिक्स ईथर बना दे, CH3OC2H5, ठीक है, इसका सामान्य नाम है मेथिल एथिल ईथर। मेथिल सामान्य नाम है मेथिल एथिल ईथर। ठीक है, और IUPAC में इसको क्या कहेंगे? मेथॉक्सी एथेन। अब देखो यहां पे नाम बदल गया है। क्यों? हम ऑक्सी शब्द किसके साथ जोड़ते हैं? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑक्सी शब्द हम जो छोटा एल्किल समूह होगा, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन का एल्किल समूह है, इसमें 1 कार्बन का एल्किल समूह है, तो जो छोटा एल्किल समूह यानी कि जो भी छोटा एल्किल समूह होगा उसके साथ में ऑक्सो शब्द जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, याद रहे, इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। समझ में? अब हम इसके बनाने की विधि, हम सीधे प्रिपरेशन पे आएंगे। प्रिपरेशन के लिए कई मेथड आप लोग पढ़ भी चुके हो, उनमें से हम रिकॉल करवा देंगे कि कहां पे पढ़ा आपने। ठीक है ना? हो सकता है याद ना हो, तो हम जो पहले मेथड पढ़ा चुके हैं हम उस मेथड पे पहले जाएंगे। तो बनाने की विधि, है ना? बिरचन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बिरचन। बनाने की, ईथर बनाने की विधि, बनाने की विधियां। ठीक है, तो ईथर बनाने के लिए हम किस किन विधियों का प्रयोग करते हैं? तो नंबर 1 है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण समझते हो? निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का अर्थ होता है जिसमें से जल निकल जाते हैं, है ना? जिसमें से H2 अणु निकल जाते हैं, ठीक है, उसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। याद रखोगे, निर्जल देखिए जल का निकल जाना। किसका? जल का निकल जाना तो कहते हैं हम निर्जलीकरण। किस किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं निर्जलीकरण में? एक करते हैं Al2O3 का, एल्यूमिना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एल्यूमिना। एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं, या सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इन दो पदार्थ के प्रयोग कहां पर करते हैं? अल्कोहल के साथ में। जब अल्कोहल में, है ना, अल्कोहल के साथ में हम
एल्यूमिना या H2SO4 का प्रयोग करेंगे तो जल का अणु निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहला अभी ईथर बनाने की विधि यह है कि अगर ईथर को एल्कोहल को एथिल अल्कोहल को Al2O3 के साथ में 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो डाईएथिल ईथर बनता है, डाईएथिल ईथर बनता है। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल है कि अगर हम दो अणु एथिल अल्कोहल का ले लेते हैं और इस पे हम Al2O3 का प्रयोग करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2। तो हमने देखो क्या कहा था कि निर्जलीकरण, जिसमें जल निकल जाए, इसका नाम है डाईएथिल ईथर और ये बन गया जल का अणु निकल गया, तो इसे हम कहते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, ऐसे ही एक और मेथड है इसी में कि जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराते हैं तो उसमें डाईएथिल ईथर बनता है और ये क्रिया कंटिन्यूअस होता रहता है, क्योंकि उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो फिर से क्रिया करते रहेंगे, तो इसलिए कहते हैं अविरत ईथरीकरण। प्रैक्टिकल यानी लैबोरेटरी मेथड भी है, वो प्रयोगशाला विधि भी है। ठीक है, वो भी निर्जलीकरण के अंतर्गत आएगा, इसमें निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में सेकंड मेथड में क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल को जब C2H5OH को सांद्र H2SO4 के साथ एक 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो डाईएथिल ईथर बनता है, डाईएथिल ईथर बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है रिएक्शन कि अगर हम एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं, शुरुआती टेम्परेचर 100 रहता है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है C2H5HSO4 प्लस H2 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एक और एथिल अल्कोहल के अणु के साथ जब हो जाता है, टेम्परेचर रहता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बन जाता है C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। इसका नाम अविरत ईथरीकरण इसलिए पड़ा कि इसमें जो हम H2SO4 लेते हैं वही H2SO4 यहाँ पे प्रयुक्त हो जाता है और यही H2SO4 दोबारा फिर रिसाइकिल बिन में उसको रिसाइकिल तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है? कंटिन्यूअस यानी अविरत ईथरीकरण मेथड। इसके लिए आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, याद कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हम इस अभिक्रिया को 140 के स्थान पर 160 पे करवा दें, 160 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी सारे रिएजेंट यही रहेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर 160 से 170 कर दे तो वहां एथिलीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। वो भी निर्जलीकरण होगा, लेकिन यहाँ पे ईथर की जगह पे क्या बन जाएगा? एथिलीन। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है। एथिलीन वाला रिएक्शन मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जब एक बार पढ़ते हो दोबारा जब उसको आपके सामने आ जाता है तो तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम भी बनेगा कि किस प्रकार से प्रयोगशाला में इसको बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेकर के उसको हम अगर
बालू ऊष्मक पर रखते हैं। क्यों बालू ऊष्मक पर रखते हैं? क्योंकि हमें टेम्परेचर 140 तक चाहिए। 140 तक बढ़ने के लिए हमें बालू ऊष्मक का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, एक गोल बिजली का फ्लास्क लिया, इसमें 2 क्लैंप लगा दिया। ये क्या है? क्लैंप है, इसको कस दिया। कसने के बाद इसमें आपको एक थर्मामीटर लगाना पड़ेगा और एक पाइप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये है थर्मामीटर, ताकि हम टेम्परेचर को मेजर करते रहें, टेम्परेचर को मेजर करते रहें। और एक आपके निकास नली होगी, और निकास नली के जरिए हम जो भी इसमें वाष्प बनेंगे उस वाष्प को एक एडेप्टर की सहायता से एक संघनित्र से जोड़ देंगे। किसकी सहायता से? एडेप्टर की सहायता से। एडेप्टर की सहायता से इसमें संघनित्र में जोड़ देंगे। ये है संघनित्र, कंडेंसर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं इसको। ये कंडेंसर है। कंडेंसर से हम जल की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पे एक और कंडेंसर लगा होगा जो ग्राही के साथ में संपर्क करा देगा। किसके साथ में? ग्राही के साथ। ये ग्राही होगा, ग्राही, और इसमें एक पाइप लगा रहेगा इससे। ठीक है, जलवाष्प इसमें जल भरा होगा। ये जैकेट टाइप का होता है, चारों तरफ से इसमें पाइप पड़ी रहती है, यानी कि खोल होता है जैकेट, यानी कि पाइप, एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप का खोल होता है। पानी की धारा इधर से बहते हैं और इधर निकल जाता है, और इसमें बालू ऊष्मक का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बालू ऊष्मक का प्रयोग कर रहे हैं। बालू ऊष्मक और इसमें आपका C2H5OH प्लस H2SO4 रहेगा, और इसमें आपको स्पिरिट लैंप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? स्पिरिट लैंप। इस तरीके से ये है आपका थर्मामीटर है। ये आपका आसमान फ्लास्क है। ये ग्राही है जिसमें ईथर एकत्रित रहेगा। ये है ग्राही। ठीक है, ये संघनित्र है, कंडेंसर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये एडेप्टर है, एडेप्टर। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें क्या लिया? C2H5OH प्लस H2SO4 लिया, और एक थर्मामीटर लिया जो हमारा टेम्परेचर को जो है मेजर करता रहेगा। और इस फ्लास्क को हम बालू ऊष्मक पर इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर ले जाना है। 100 तक अगर रखना होता है तो हम जल ऊष्मक का प्रयोग करते हैं, 100 से ऊपर ले जाना तो बालू ऊष्मक का प्रयोग करते हैं, और 300 तक अगर ले जाना तो तेल ऊष्मक का प्रयोग करते हैं। हमने पहले भी एक बार चर्चा किया था। तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला विधि द्वारा प्रयोगशाला में ईथर बनाना। ठीक है, सीख गए? समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, और वो औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड। यानी कि लार्ज स्केल पर हमें जब ईथर बनाना होता है तो उस विधि का प्रयोग करते हैं। इसका नाम है विलियमसन अविरत ईथरीकरण। इसका नाम याद कर लो क्योंकि कभी कभी नाम में कंफ्यूजन होता है। इसका नाम है विलियमसन अविरत ईथरीकरण। विलियमसन
अविरत ईथरीकरण, अविरत ईथरीकरण, ठीक है। और अगला जो हम लेने जाएंगे वो विलियमसन संश्लेषण। दोनों में केवल यही अंतर है कि ये कंटिन्यूअस होता है और वो है विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। वो निर्जलीकरण नहीं होगा। औद्योगिक विधि विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस मेथड, विलियमसन संश्लेषण मेथड, संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। अविरत ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण में अंतर है कि जब हम सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम याद रखना, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड, एथिल हैलाइड भी कह सकते हैं। अगर हम कोई भी आयोडाइड वो एल्किल हैलोजन लेते हैं तो हैलाइड हो जाएगा। अगर आयोडाइड लेते हैं तो एथिल आयोडाइड के साथ कराने पर डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन कैसा है कि हम क्या ले रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड प्लस इसको उल्टा लिख देंगे IC2H5, क्या लिख देंगे IC2H5, सोडियम एथॉक्साइड, और एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। इसकी क्रिया अगर कराते हैं तो यहां पर सोडियम आयोडाइड ये अलग हो जाता है और C2H5O, C2H5 प्लस NaI, ये बन गया हमारा डाईएथिल ईथर। तो इस तरीके से हम लोग ईथर बनाने की कुछ विधियां हैं जिसके बारे में हमने चर्चा किया, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए कि ईथर किस प्रकार से बनाया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको ढंग से देखिए, समझिए, ना समझ में आप पूछिए, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो उसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।